Hello future CS, this is CS per single this side and I welcome you to the last day of killing your fear of assessment procedure. अब देखो फेसलेस असेसमेंट हमारा लास्ट टॉपिक रह रहा था, छोटा सा टॉपिक है, आधे घंटे के अंदर अंदर हो जाएगा। फेसलेस असेसमेंट क्यों लाया गया था, उसका रीजन बताया था, ताकि घूस दे के असेसमेंट ना हो पाए। ठीक है, अब इसको करना तो है ऐसे ही, लेकिन अब इसमें एक चीज बताओ, ये फेसलेस असेसमेंट होता कैसे है, बैक एंड पे इसका कैसे काम होता है, वो चीज बताई गई है सेक्शन 144 बी के अंदर। इसमें बोलता है कि डिपार्टमेंट जो भी है, जब भी उसे असेसमेंट करना हो, चाहे रीअसेसमेंट करना हो, चाहे ही वो सेक्शन 143 में स्क्रूटिनी असेसमेंट हो, चाहे 144 में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो, चाहे 147 में आपका इनकम एस्केपिंग असेसमेंट हो, और अदर्स में भी कोई भी असेसमेंट होगा, तो आपको यहाँ पे सेक्शन 144 बी का यही मेथड लगाना होगा, जो मेथड मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे क्या होएगा, ये सब कुछ ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिकली होगा। बताया था ना चैटिंग होती है। अब जब चैटिंग करनी है तो इलेक्ट्रॉनिकली करोगे। अब इलेक्ट्रॉनिकली चैटिंग करोगे तो किसके थ्रू करोगे? व्हाट्सएप के थ्रू करोगे? इंस्टा के थ्रू करोगे? नहीं जी, इन चीज़ों के थ्रू नहीं होएगा। ये डेज़िग्नेटेड पोर्टल होता है इसके लिए। पोर्टल इन अब एसएससी के लिए कौन-सा होता है? जिससे आईटीआर फाइल करी जाती है, उसी पोर्टल के थ्रू एसएससी चैट करता है। और सामने से जो एओ है, वो जिस जिस पोर्टल से एओ अपनी आईटीआर फाइल करता है, उससे करेगा क्या? ऑब्वियसली नॉट यार। एओ के लिए भी डिपार्टमेंट ने उसका पोर्टल बना रखा है, जिसके थ्रू वो भेजेगा मैसेज, और वो मैसेज जाएगा फिर एसएससी के पास, फिर एसएससी रिप्लाई देगा, वो मैसेज जाएगा एओ के पास। ठीक है, इसके बीच में एक एनएफएसी आता है। क्या है ये एनएफएसी? अब ना ये एनएफएसी एक टीम मेंबर है। क्या होता है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलाने के लिए ना, यहाँ पे इसको काम करने के लिए यहाँ पे कुछ टीम्स बनती हैं, और वो करेक्टर से आपको मिलवाता हूँ, उस कास्ट से मिलवाता हूँ। वो कास्ट में आते हैं, एक तो एनएफएसी जो मैंने सबसे पहले नाम लिया, एक एयू होता है असेसमेंट यूनिट, एक वेरिफिकेशन यूनिट होता है, एक टेक्निकल यूनिट होता है, एक आपका रिव्यू यूनिट होता है, और एक होता है आपका, यहाँ पे ये थोड़ा आगे हो गया है, एक होता है आपका ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम। अब जैसे-जैसे इनका नाम है, वैसे-वैसे ही इनका काम भी है, और ईज़िली जल्दी से समझा देता हूँ। यहाँ पे आपका एनएफएसी यानी कि नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर, ये क्या है? ये एक सेंट्रल हब है। ये बॉस की तरह है, यानी कि जो भी लोग हैं, जैसे असेसमेंट यूनिट है। पहले मैं चलो असेसमेंट यूनिट और ये यूनिट्स के बारे में बता देता हूँ, फिर ये ईज़िली समझ में आ जाएगा। असेसमेंट यूनिट क्या करेगा? नाम से पता चल रहा है, असेस करेगा। भई ये दिमाग लगाएगा, ये क्या दिमाग लगाएगा? ये देखेगा कि रिटर्न सही है, नहीं है, उसमें कोई इश्यू तो नहीं है। कुछ उसको देखने के लिए मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, मटेरियल चाहिए, तो वो भी जो एसएससी चाहिए वो मंगाना है, और फिर फाइनली वो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेगा और बोलेगा कि सही है तो ठीक है, नहीं है तो फिर डिमांड और रेज़ कर देगा। ये असेसमेंट यूनिट का काम है ऑब्वियसली। और वेरिफिकेशन यूनिट नाम से पता चल रहा है, ये वेरिफिकेशन करेगा, इन्वेस्टिगेशन विंग वाला काम करेगा, लगभग वही है। डिटेक्टिव होगा, वेरीफाई करना कौन किसका काम है, डिटेक्टिव करेगा, डिटेक्टिव की तरह ये। अगर एयू को जब कभी भी जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास है, उसको क्रॉस चेक कराना है, कुछ किसी ना किसी फैक्ट के बारे में इंक्वायरी करानी है, तो वो वेरिफिकेशन वाले यूनिट से कहेगा। और या फिर उसको बुक्स एग्जामिन करानी है, विटनेसेस चाहिए, तो ये काम भी वेरिफिकेशन यूनिट करेगा, है ना? और इन्वेस्टिगेट करना होगा, वो भी यही करेगा। बेसिकली इन्वेस्टिगेशन विंग वाला काम ये करेगा, ठीक है। अब टेक्निकल यूनिट क्या करेगा फिर? नाम क्या है? टेक्निकल यूनिट, इसको टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा है, यानी कि ये कुछ एक्सपर्ट्स हैं, ये अपने-अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स होते हैं। जैसे कि अगर एयू को चाहिए, एयू कहीं अटक गया, किस पे अटकेगा एयू? जब बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें होंगी, कॉम्प्लेक्स क्या-क्या चीज़ हो सकती है? एक ली लीगल मैटर हो सकता है, अकाउंटिंग मैटर हो सकता है, फोरेंसिक हो सकता है, वैल्यूएशन हो सकता है, ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड हो सकता है, डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड हो सकता है, मैनेजमेंट या कोई भी टेक्निकल इशू हो सकता है, या फिर कोई और टेक्निकल मैटर। ये तो एग्जांपल्स हो गए, कोई भी और टेक्निकल मैटर किसी इस एक्ट के अंदर, है ना? या फिर कोई एग्रीमेंट के अंदर कोई टेक्निकल मैटर हो, जैसे कि आपका एग्रीमेंट कौन-सा 1990 का डीटीडबल ए वाला एग्रीमेंट। तो इसके ऊपर अगर किसी एक्सपर्ट की एडवाइस चाहिए, एओ अटक गया, एयू, यहाँ पे एयू बोलूँगा, है ना? असेसमेंट यूनिट वाले अटक गए कि यार यहाँ पे ये अकाउंटिंग सही नहीं लग रही, कुछ गड़बड़ लग रही है, तो अकाउंटिंग के एक्सपर्ट को बुलाओ। वो कहाँ मिलेंगे? टेक्निकल यूनिट में मिलेंगे। है ना? वो बताएँगे कि ये अकाउंटिंग सही है या नहीं है, और इसको सही करना है, गलत है तो फिर क्या इम्पैक्ट देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। अपनी टेक्निकल गाइडेंस देंगे, अपनी एक्सपर्ट एडवाइस देंगे टेक्निकल यूनिट वाले, ठीक है। रिव्यू यूनिट, नाम से पता चल रहा है रिव्यू करेंगे यार, है ना? ये प्रूफ रीडर्स हैं। जभी भी असेसमेंट ऑर्डर जाएगा, और उससे पहले के जो भी प्रोसेसेस होंगे, उन सबको रिव्यू करना है असेसमेंट ऑर्डर को, और ये देखना है कि क्या सारा एओ के एयू ने जो वर्क किया और ऑर्डर बनाया है, उसको डबल चेक करके देखेगा कि कोई भी फैक्ट, कोई भी सामान या कोई भी लॉ कुछ मिस नहीं हो जाना चाहिए, या सब कुछ कंसिडर हो जाना चाहिए। जो फैक्ट कंसिडर करना चाहिए था, वो फैक्ट कंसिडर कर दिया गया है। जो मटेरियल, जो इन्फॉर्मेशन कंसिडर करके ये ऑर्डर देना चाहिए था,
उस ऑर्डर को देने से पहले पहले, जब तक वो ऑर्डर सेंड हो उससे पहले पहले क्या ये सब चीजें कंसिडर करके इस ऑर्डर में इनकॉर्पोरेट कर दी गई है या नहीं कर दी गई है, ये रिव्यू यूनिट रिव्यू करेगा। ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है। अब आपको एक बार शॉर्ट में समझाता हूँ यहाँ पे कि रिव्यू यूनिट और ये जैसे आपका एयू है, वीयू है, टीयू है और आरयू है। अब ये लोग ना एसएससी से बात करेंगे, है ना? अब इनको तो एसएससी से बात करनी है, तो क्या ये खुद से एसएससी से बात कर लेंगे कि अरे चलो मैं मैसेज कर देता हूँ, है ना? ये एसएससी से डायरेक्टली बात नहीं कर सकते। बीच में आएगा एनएफएसी जो मैंने बताया था। बॉस है ये। ये बॉस क्या करते हैं? ये बॉस कहते हैं कि तुम लोग ना मेरे को बोलो क्या बात करनी है एसएससी से। मैं इकलौता पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए एसएससी और तुम लोगों के बीच में। यानी कि पहले एयू को कुछ भी काम करना है वो एनएफएससी को बताएगा, फिर एनएफएससी एसएससी को बताएगा, फिर एसएससी जो जवाब देगा वो एनएफएससी को देगा, फिर एनएफएससी एयू को बताएगा। ये सारा काम इसी तरीके से होता है। और तो और एक चीज बताऊं, अगर इनको आपस में भी करना है कांटेक्ट तो ये ना ऐसे ये डायरेक्टली खुद से कांटेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है? और ना ही ये लोग आपस में, मतलब कोई भी जन है ये आपस में डायरेक्टली कांटेक्ट कर नहीं सकते। और तो और इन लोगों को भी अगर आपस में कांटेक्ट करना है ना, ये लोग भी आपस में कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। इनको इसको अगर कुछ वेरीफाई कराना है, अगर इसको इनकेस कुछ वेरीफाई करवाना है ना, तो ये उसको वेरीफाई करवाने के लिए पहले एनएफएससी से बोलेगा मुझे ये वेरीफाई कराना है, फिर वो वेरिफिकेशन यूनिट अलॉट करेंगे, फिर वेरिफिकेशन यूनिट जवाब देगा एनएफएससी को, फिर एनएफएससी वापस से एयू को बताएगा। ये चक्कर ऐसे चलता है। ना ये जानता कि ये कौन है, ना ये जानता कि ये कौन है, ये आपस में किसी को नहीं जानते हैं। ये सब फेसलेस बिना करप्शन के तभी हो पाएगा जब एक बीच में ऐसा बंदा बैठा होगा जो कि इनोसेंट होगा, जो कि करप्शन नहीं करना चाहता होगा और वो इन लोगों को एक दूसरे को कॉन्टेक्ट से दूर रखेगा। इसलिए एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बनाया गया है ऐसा। अब एक चीज देखो, एग्जाम्पल ही बता रहा हूँ। जैसे मेरठ में कोई पर्सन है ना? ये मेरा होम टाउन है। अब मेरठ में कोई पर्सन है और इस पर्सन का असेसमेंट होना है, तो ये असेसमेंट यूनिट वाले करेंगे। अब मेरठ का अगर असेसी है ना, तो आपका ये असेसमेंट यूनिट कहाँ की होगी? ये कहीं दूर की होगी। कहाँ? फॉर एग्जाम्पल दिल्ली की हुई, ठीक है? इनको वेरिफिकेशन कराना है, तो वेरिफिकेशन यूनिट कहाँ की होगी? ये मुंबई की होगी, है ना? एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही होंगे। फिर अगर ये इन्हें वेरिफिकेशन के बाद क्या होएगा आपका? आपका टेक्निकल असिस्टेंस या आरयू चाहिए, ये सब अलग-अलग होंगे यार। एक बैंगलोर का हो गया, है ना? एक आपका मान लो यहाँ पे शिमला का आ गया कोई, ये सब अलग-अलग होंगे। अब अगर ये सबको अलग-अलग रखना है, तो किसका काम करना है, कौन करेगा, कहाँ वाला एयू करेगा, कहाँ वाला टीयू करेगा, कैसे पता चलेगा? है ना? तो ये सब अलॉटमेंट कौन करता है? एनएफएससी करेगा? नहीं, एनएफएससी सिर्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। वो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की बातों को इधर-उधर करता है, चुगली करता है, ये चुगलीखोर है। इसकी बात उसको बताएगा, उसकी बात फिर वो जानेगा, फिर इसकी बात बताएगा, ये चुगली करने वाला इंसान है। लेकिन ये सब चीजें कौन करेगा? अलॉट कौन करेगा? इस एसएससी का अगर केस लग रहा है, इस एसएससी का असेसमेंट होना है, तो फिर कौन सा एयू करेगा उसका असेसमेंट, कौन सा वीयू इसके लिए वेरिफिकेशन करवाएगा, तो ये सब चीजें कौन बताएगा? ये सब चीजें आपका एलोकेट करवाते हैं ऑटोमेटिक एलोकेशन सिस्टम। वो बताएगा कि अच्छा ये मेरठ का एसएससी है तो इसके लिए हम ये रखेंगे, इसके लिए हम ये रखेंगे, सब अलग-अलग सबको दूर-दूर करेगा। ये काम है ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम का। इसकी वजह से ही सब अलग-अलग हो पाएंगे। मैनुअली करते रह जाओगे ना तो थक जाओगे करते-करते हर एक एसएससी के लिए। अब मेनली आ जाते हैं अपने प्रोसेस पे। ये प्रोसेस मैंने यहाँ पे चार्ट में कवर कर दिया है। कैसे होता है ये मैं अभी समझा देता हूँ। चार्ट बड़ा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा होगा लेकिन यहाँ पे मैंने इसलिए यहाँ पे नंबरिंग लिखी है कि 1 2 3 पूरा स्टेप वाइज है और अभी मैं समझाऊंगा आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, एनएफएसी अपना केस इनिशिएट करेगा। एनएफएसी बॉस है, तो बॉस एक केस इनिशिएट करेगा। उसे लगता है कि इस एसएससी का यहाँ पे असेसमेंट होना है तो कहेगा कि ठीक है भाई, अब इस एसएससी को एक इंटीमेशन देना होगा ना, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग देते हैं, शो कॉज नोटिस देते हैं, है ना? तो उसको बताना पड़ेगा ना कि हम तुम्हारा असेसमेंट करने वाले हैं, हमें यू शो द कॉज कि व्हाई वी डोंट डू योर असेसमेंट। तो उसके लिए एनएफएससी एसएससी को बोलेगा, इंटीमेट करेगा, नोटिस भेजेगा एसएससी को, ऑब्वियसली एनएफएससी भेजेगा और असाइन करना है। अब एक एयू भी तो चाहिए चाहिए, एयू तो चाहिए चाहिए। अगर एयू चाहिए तो भाई उसको असाइन भी करना होगा। असाइन कौन करेगा? ये बोलेगा, ये असाइन कर देगा और वो जो टेक्नोलॉजी होगी जो असाइन करवाएगी, वो टेक्नोलॉजी का नाम है ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम। ठीक है, ये असाइन हो जाएगा। इसके बाद क्या होएगा? भाई एसएससी के पास एक नोटिस आया है, उसको जवाब तो देगा ना, ऑब्वियसली उसका रिप्लाई करेगा, है ना? रिप्लाई करेगा विद इन टाइम करेगा, एक्सटेंडेड टाइम एक्सटेंड करा के कराएगा, या हो सकता है रिप्लाई ना भी करे, है ना? तो जो भी है रिप्लाई कर दिया। अगर इसने रिप्लाई कर दिया तो जब भी इसका टाइम खत्म हो गया या एक्सटेंडेड टाइम खत्म हो गया, उसके बाद
जो एनएफएसी है वो एयू को फॉरवर्ड करेगा उसका रिप्लाई, जो भी रिप्लाई आया वो फॉरवर्ड करेगा, या अगर टाइम खत्म होने के बाद रिप्लाई नहीं आया उस टाइम तक भी तो फिर बताएगा कि यार रिप्लाई नहीं आया, तो यार एसएससी बहुत बेकार है, ये तो रिप्लाई भी नहीं कर रहा, तो ये भी चुगली कर देगा, सब चुगली करेगा एनएफएसी। फिर उसके बाद यहाँ पे अब एयू का कहेगा अच्छा रिप्लाई नहीं दे रहा, रिप्लाई देगा तो ठीक है कंटिन्यू करेगा उस हिसाब से अपना असेसमेंट को, वो आगे यहाँ पे मैं बताऊंगा, है ना। लेकिन अगर वो रिप्लाई ही नहीं दे रहा तो एयू क्या कहेगा, कहेगा अब तो इसका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करना पड़ेगा। पढ़ा है ना हमने, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता है, शो कॉज नोटिस भेजेगा उसका 144 सेक्शन के अंडर में। और ये शो कॉज नोटिस किसको भेजेगा, एयू, एसएससी डायरेक्ट को नहीं भेज सकता, एयू को अगर भेजना है तो एनएफएससी को भेजेगा, एनएफएससी उसको फॉरवर्ड करेगा, एसएससी को भेजेगा, फिर एसएससी रिप्लाई करे ना करे जो भी है वो प्रोसेस आगे चलेगा एज इट इज। और फिर अब एयू को आगे असेसमेंट करना है, उसके लिए कुछ चीजें चाहिए होंगी, इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, या फिर इंक्वायरी करानी है, वेरिफिकेशन करानी है वेरिफिकेशन यूनिट से, या फिर टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए टेक्निकल यूनिट से, तो फिर एयू रिक्वेस्ट करेगा एनएफएससी से कि भाई एनएफएससी मुझे इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स मंगा के दो एसएससी से। तो अगर जब मंगाने एसएससी से तो एनएफएससी एसएससी से बोलेगा कि भाई इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स भेजो, एसएससी वो रिप्लाई करेगा विद इन टाइम या एक्सटेंडेड टाइम, और फिर जो रिप्लाई करेगा एनएफएससी उसको वापस एओ को भेजेगा। ये बीच में एनएफएससी आएगा ही आएगा, बातें इनकी चल रही होंगी लेकिन बीच में एनएफएससी रहेगा थर्ड पर्सन। और यही यहाँ पे बॉस है, यही यहाँ पे सेंट्रल हब है, एनएफएससी एयू को भेजेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, या फिर इसने अब एयू के पास आ गया, ओके डन, या फिर एनएफएससी को एयू ने बोला था कि यार इंक्वायरी करा दो, वेरिफिकेशन करा दो ना, वेरिफिकेशन यूनिट को भी कुछ काम दो, या फिर टेक्निकल असिस्टेंट चाहिए, टेक्निकल यूनिट को भी कुछ काम दो। तो फिर एनएफएससी क्या करेगा, एनएफएससी असाइन करेगा वेरिफिकेशन यूनिट को या टेक्निकल यूनिट को एज रिक्वायर्ड, किसके थ्रू, ऑब्वियसली एएएस ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम के थ्रू, है ना, ये असाइन करेगा। अब ये लोग रिपोर्ट देंगे, अब ये लोग जब रिपोर्ट देंगे ये रिप्लाई नहीं देंगे, जैसे एसएससी रिप्लाई दे रहा है, यार एसएससी तो रिप्लाई देगा, ये लोग तो रिपोर्ट देंगे ना सीधे सीधे कि हाँ ये वेरिफिकेशन का रिपोर्ट ये आई है, अब टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए थी तुम्हें तो इसके लिए ये एडवाइस है, तो वो एडवाइस को सब कुछ चीजों को रिपोर्ट में देंगे, ये रिपोर्ट देंगे, इस रिपोर्ट को जैसे ही रिप्लाई फॉरवर्ड करा था एनएफएससी, ऐसी एनएफएससी इसको भी आगे बढ़ा देगा और रिपोर्ट को फॉरवर्ड करेगा एयू के पास। अब एयू के पास इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स आ गई, वेरिफिकेशन यूनिट और टेक्निकल यूनिट की भी रिपोर्ट आ गई, सब कुछ आ गया। अब एयू आगे काम करेगा, एयू आगे काम करके कुछ एक प्रपोज्ड असेसमेंट बनाएगा। अब ये प्रपोज्ड असेसमेंट क्या है, प्रपोज्ड असेसमेंट ना ड्राफ्ट ऑर्डर नहीं है, एक ऑर्डर बनता है उससे पहले उसका ड्राफ्ट, जैसे आपको ऑडिट रिपोर्ट होती है, ये कुछ भी चीज है, कंप्यूटेशन बना रहे हो, कुछ भी चीज बना रहे हो, तो उससे पहले बैलेंस शीट बना रहे हो, फाइनल से पहले हमेशा ड्राफ्ट बनती है, तो ऐसे ही ऑर्डर से पहले एक ड्राफ्ट ऑर्डर बनता है। लेकिन ये प्रपोज्ड असेसमेंट वो ड्राफ्ट ऑर्डर भी नहीं है, उससे भी पहले का स्टेप है, यानी कि ये कच्चा में ऐसे मान लो आप ऐसे कि कच्चा चिट्ठा लिखा हुआ है कि भाई ये ऐसा होना चाहिए, कच्चे पेपर पे लिखा हुआ है कि हाँ ये असेसमेंट करना चाहिए, मैं ये प्रपोज करता हूँ कि ऐसा ऐसा असेसमेंट होना चाहिए, इतनी टैक्स डिमांड क्रिएट करनी चाहिए, ठीक है। अब अगर ये प्रपोज असेसमेंट प्री जुडिशियल है एसएससी के लिए, तो ऑब्वियसली जब भी कोई भी ऑर्डर या डायरेक्शन या कुछ भी चीज, जैसे कि ये प्रपोज असेसमेंट है ये प्री जुडिशियल है, तो एसएससी को क्या देना होगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, उसको बोलने का मौका देना पड़ेगा कि भाई हम तुम्हारा नुकसान करवा रहे हैं, तो उस पहले तुम बोल लो, चलो कुछ तो तुम्हें बोलना है, जो बोलना है बोल के देख लो। अब इसके बाद ये रिक्वेस्ट कर ये बोलेगा एनएफएससी को, एयू बोलेगा एनएफएससी को कि यार जो मैं प्रपोज्ड असेसमेंट दे रहा हूँ ना वो प्री जुडिशियल है एसएससी के लिए, तो मैं आपसे तो इसके लिए मुझे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड चाहिए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। फिर एनएफएससी एसएससी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, और फिर इसका जो भी रिप्लाई आएगा, चाहे वो टाइम में आए या फिर एक्सटेंडेड टाइम में आए, जो भी एसएससी का रिप्लाई आएगा वो एनएफएससी के पास आएगा। एनएफएससी उस रिप्लाई को, या फिर अगर रिप्लाई नहीं भी आया तो वो भी इंटीमेट करेगा, एयू को बताएगा कि यार रिप्लाई आ गया, या यार ये तो बहुत ही बेकार है, रिप्लाई ही नहीं कर रहा, तो तुम इस असेसमेंट को ऐसे आगे बढ़ा दो, ठीक है। अब रिप्लाई या नॉन रिप्लाई जो भी चीज है उसको कंसिडर करके प्रपोज्ड असेसमेंट में जो भी चेंज करना है, जो भी कुछ करना होगा, अब इस प्रपोज्ड असेसमेंट को ये वापस से फॉरवर्ड करेगा एनएफएससी के पास कि भाई एनएफएससी देखो, प्रपोज्ड असेसमेंट था, प्री जुडिशियल था एसएससी के लिए, तो हमने उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे दी है, हमने अपना ड्यूटी निभा ली है, अब ये प्रपोज्ड असेसमेंट है, ये आप रखो, ठीक है। अब इसका आगे क्या करना है आप बताओ मेरे को, ठीक है। ये प्रपोज्ड असेसमेंट आ गया, या फिर अगर नॉन प्री जुडिशियल था तो ये तो इसमें अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी नहीं, तो डायरेक्टली क्या होएगा, ये प्रपोज्ड असेसमेंट को फॉरवर्ड कर देगा एनएफएससी को। बेसिकली अब एनएफएससी के पास प्रपोज्ड असेसमेंट आ गई, आइदर वो नॉन प्रीजुडिशियल है तो फिर बिना अपॉर्चुनिटी के, और अगर वो प्रीजुडिशियल थी तो फिर अपॉर्चुनिटी के बाद। अब एनएफएससी के हाथ में प्रपोज असेसमेंट आ चुका है। अब एनएफएससी के पास दो ऑप्शन है, या तो वो कहेगा कि यार ये प्रपोजल जो तुम दे रहे हो ना मुझे भरोसा नहीं है, एयू तुम गड़बड़ कर देते हो, तो मैं रिव्यू करवाऊंगा, तो वो रिव्यू यूनिट को असाइन करेगा,
ऑब्वियसली एएस के थ्रू असाइन करेगा रिव्यू यूनिट को कि भाई इस प्रपोजल को रिव्यू करो, या फिर अगर उसको लगता है कि नहीं नहीं ठीक ही है यार, सही है, रिव्यू करने की जरूरत नहीं है, तो वो डायरेक्टली बोल देगा एयू को कि भाई ड्राफ्ट ऑर्डर बना दो। और फिर यहाँ पे रिव्यू यूनिट को अगर रिव्यू करने बोला था तो रिव्यू यूनिट ऑब्वियसली एक रिव्यू रिपोर्ट देगा। वो जब रिव्यू रिपोर्ट देगा वो किसको देगा, बताया था यार, वो भी एनएफएसी को देगा। सारे कॉन्ट्रैक्ट एनएफएसी होंगे, ये भी एनएफएसी को भेजेगा, फिर एनएफएसी एयू को भेजेगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं, मतलब ऑब्वियसली आरयू डायरेक्टली एयू को नहीं भेज सकता, एनएफएसी, फिर एनएफएसी फॉरवर्ड करेगा एयू को। ठीक है, अब एयू के पास फॉरवर्ड करके बोलेगा कि चलो तुम अब ड्राफ्ट ऑर्डर बनाओ। एक तो एयू ने डायरेक्टली ड्राफ्ट ऑर्डर बनाया, या फिर एयू क्या कहेगा, एयू कहेगा कि यार इस रिपोर्ट में, रिव्यू रिपोर्ट में जो मॉडिफिकेशंस हैं, या तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा और एक्सेप्ट करके चेंजेस करके फिर ड्राफ्ट ऑर्डर बनाएगा, या फिर वो उसको रिजेक्ट करेगा कि यार इनकी मॉडिफिकेशंस रिव्यू यूनिट जो कह रहा है कि ये मॉडिफिकेशंस करो उसको सही नहीं लग रही है। क्यों नहीं लग रही? अगर डिपार्टमेंट का एक पर्सन कह रहा है कि दूसरे पर्सन का काम अच्छा नहीं है, तो उसका भाई साहब रीजन तो बताओ कुछ। ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं अच्छा नहीं लग रहा, हमारा अच्छा, हमारा बढ़िया बढ़िया, ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकता। उसको रिकॉर्ड करना होगा रीजन, राइटिंग में, रिटन में उसको देना होगा रीजन एनएफएसी को कि मैं इस वजह से ये मॉडिफिकेशन रिजेक्ट कर रहा हूँ। अब ऐसा नहीं है कि एक रिव्यू रिपोर्ट में से सारी की सारी मॉडिफिकेशन एक्सेप्ट ही कर ली जाएंगी या सारी की सारी रिजेक्ट कर दी जाएंगी। मान लो 5 अगर मॉडिफिकेशन बोली है तो हो सकता है 2 एक्सेप्ट कर ले, 3 रिजेक्ट कर ले। तो जो रिजेक्ट कर रहा है उनके लिए रीजन चाहिए, और जो एक्सेप्ट कर रहा है उनका चेंज करके, अब चाहे वो एक्सेप्ट करे चाहे रिजेक्ट करे, भाई ड्राफ्ट ऑर्डर तो बनाना ही बनाना है ना, फिर ड्राफ्ट ऑर्डर बनाएगा। अब ड्राफ्ट ऑर्डर या तो रिव्यू के बाद और एक्सेप्ट या चेंज रिजेक्ट करने के बाद मॉडिफिकेशन तो फिर बनेगा, या फिर एनएफएसी प्रपोज्ड असेसमेंट से डायरेक्टली बोल देगा कि तुम ड्राफ्ट ऑर्डर बना दो, तो ड्राफ्ट ऑर्डर बन जाएगा। बेसिकली ड्राफ्ट ऑर्डर बनेगा, कहाँ जाएगा? अब एयू ने ड्राफ्ट ऑर्डर बनाया तो वो किसको देगा? एनएफएसी को देगा यार, वो डायरेक्ट एसएससी को दे ही नहीं सकता, तो वो एनएफएसी को देगा। अब एनएफएसी क्या करेगा? एनएफएसी के हाथ में यहाँ पे ड्राफ्ट ऑर्डर आ गए हैं। अब ये ड्राफ्ट ऑर्डर का एनएफएसी क्या कर सकता है? उसके पास 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन भी नहीं है। एनएफएसी के हाथ में ऑप्शन नहीं है, एनएफएसी को मजबूरी है। वो देखेगा कि क्या ये एलिजिबल एसएससी है या ये नॉन एलिजिबल एसएससी है। ये एलिजिबल नॉन एलिजिबल क्या है? देखो 144 जो है ना, ये डीआरपी का सेक्शन है। ये मैंने यहाँ पे इसलिए ही स्किप कराया क्योंकि ये अपील से रिलेटेड है। आपको अपील में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये। वहां पे मैं इसको पूरा लिंक करके काफी सारे चैप्टर्स के साथ लिंक करके समझाऊंगा, वहां पे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल अगर किसी ने कर रखा है या फिर कोई अगर इस चैप्टर को पहली बार कर रहा है या किसी को नहीं पता है कि डीआरपी क्या होता है, तो मैं बहुत शॉर्ट में यहाँ बताऊंगा। लेकिन ये अभी अगर नहीं आता, तो समझ में नहीं आ रहा, कोई चिंता की बात नहीं है, बाद में ये आराम से समझ में आ जाएगा जब रिविजन करोगे। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं बता दूंगा अभी क्या होएगा। अब या तो एलिजिबल एसएससी कौन होता है, इसमें होता है नॉन रेजिडेंट या फिर फॉरेन कंपनी, या फिर जो ट्रांसफर प्राइसिंग का केस है जिसका, है ना, तो ये जो लोग हैं ये एलिजिबल एसएससी माने जाते हैं। इनको एक ऑप्शन दिया जाता है कि वो डीआरपी यानी कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल, डीआरपी के पास भी ये लोग अपील कर सकते हैं बिफोर सीआईटी अपील। ओ, अगर सीआईटी अपील नहीं करना, आईटेट में नहीं जाना, तो वो इनके लिए एक शॉर्टकट है ये डीआरपी, कि जल्दी से, मतलब काइंड ऑफ फास्ट ट्रैक की तरह है, ये जल्दी जल्दी चीजों को निपटवाता है। इन लोगों के पास ही ये ऑप्शन है। ओके, अब एलिजिबल एसएससी है तो ये देखते हैं, मैं बता दूंगा। लेकिन अगर नॉन एलिजिबल है, नॉर्मल है, अदर है, तो एनएफएससी के पास क्या आया था अभी? ड्राफ्ट ऑर्डर आया था। जब ड्राफ्ट आया तो एनएफएससी क्या कहेगा कि ठीक है, सही है या गलत है, जो भी है, एनएफएससी बात करके कहेगा कि चलो अब फाइनल ऑर्डर प्रिपेयर कर दो। एयू को बोलेगा फाइनल ऑर्डर प्रिपेयर करो। एयू क्या करेगा? फाइनल ऑर्डर प्रिपेयर करेगा, एनएफएससी को भेज देगा। साथ साथ ना पेनल्टी कुछ लगनी होगी, प्लस पेनल्टी के लिए, क्योंकि लिखा है एक्ट में, इसमें सेक्शन में 144 बी में कि यार अगर कोई पेनल्टी लगनी है ना, तो वो पेनल्टी भी ऑर्डर में दिखाओ। तो वही है कि फाइनल ऑर्डर देगा, साथ में पेनल्टी जो लगानी है वो लगाएगा। और जो जो भी ये दोनों चीजें हैं, पेनल्टी और ऑर्डर, एनएफएसी इसको क्या करेगा भाई? एसएससी को फॉरवर्ड करेगा ना, यार एसएससी पे करो, और यही आपका असेसमेंट खत्म हो जाएगा। सिंपल सा है बेसिकली, होना सब कुछ वही है, लेकिन बीच में हमेशा एनएफएसी को नाक अड़ानी है और चुगली करनी है। ठीक है, अभी डीआरपी का केस क्या था, एलिजिबल एसएससी का क्या केस था? इसमें क्या होता है? ड्राफ्ट ऑर्डर, यहाँ पे एसएससी के पास ड्राफ्ट ऑर्डर ही जाता है। एसएससी कौन? एसएससी अगर एनआरएफसी या फिर ट्रांसफर प्राइसिंग वाला है, तो एसएससी के पास फाइनल ऑर्डर के पास नहीं, अगर इनके अलावा कोई है तो उसके पास डायरेक्ट फाइनल ऑर्डर जाएगा एसएससी पे, फिर उसके ऊपर उसको केस करना हो तो करेगा। लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट क्यों मिलता है? क्योंकि यहाँ पे ड्राफ्ट ऑर्डर ही एसएससी को दे दिया जाता है। ड्राफ्ट ऑर्डर एसएससी को दे दिया जाएगा। अब क्या करेगा एसएससी? यहाँ तो कहेगा कि ठीक है यार, ये ड्राफ्ट ऑर्डर मुझे ठीक लग रहा है, इतना ही टैक्स बनेगा, ठीक है, तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। या फिर हो सकता है वो 30 दिन, उसको ना 30 दिन मिलते हैं रिप्लाई करने के लिए, या तो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, या मतलब ऑब्जेक्ट करेगा, या फिर 30 दिन के अंदर तो कोई रिप्लाई ही नहीं करेगा। अगर उसने रिप्लाई नहीं किया या एक्सेप्ट कर लिया,
अगर देखो रिप्लाई नहीं किया करेगा तो किसके फेवर में है, डिपार्टमेंट के फेवर में। अगर डिपार्टमेंट के फेवर में ही चीज है तो डिपार्टमेंट क्या कहेगा कि भाई जैसा असेसमेंट था, जैसा ड्राफ्ट ऑर्डर था, उसी को फाइनलाइज कर दो, या असेसी ने एक्सेप्ट किया था तो ऑब्वियसली उसी को फाइनलाइज करोगे। तो जो भी चीजें हैं, चाहे वो एक्सेप्ट करे चाहे नो रिप्लाई करे, आंसर सेम ही है कि भाई उसी ड्राफ्ट को फाइनल करना है। तो फिर एनएफएसी क्या करेगा, दोनों चीजें इंटीमेट करेगा एयू को और कहेगा कि भाई असेसमेंट ऑर्डर बना दो, पेनल्टी के साथ बना दो, ठीक है। असेसमेंट ऑर्डर और पेनल्टी जो भी लगनी चाहिए वो लगाओ, बनाओ। अब ये असेसमेंट ऑर्डर कब तक बन जाना चाहिए, अगर इस केस में आता है तो यहाँ पे टाइमलाइन दे रखी है, क्या बोलता है, और ये टाइम लिमिट इस सेक्शन में नहीं है, ये फेसलेस वाले सेक्शन में नहीं है, ये टाइम लिमिट है आपकी 144 सी में। तो अभी अगर आपको टाइम लिमिट याद नहीं भी होती कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे मैं इसका प्रॉपर एक चार्ट बना के दूंगा, बहुत बढ़िया चार्ट बनाया है मैंने, तो उससे आपको इजीली याद हो जाएगा सारा कुछ। अब असेसमेंट ऑर्डर बनाना होगा कब तक, 1 महीने के अंदर अंदर, 1 महीने के अंदर अंदर असेसमेंट ऑर्डर बनाना होता है डीआरपी के केस में, ठीक है। अब 1 महीना कब से देखेंगे, फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ ऑफ एक्सेप्टेंस, जब भी एक्सेप्ट किया उसके बाद एंड ऑफ मंथ से 1 महीने के गैप तक आपका असेसमेंट ऑर्डर आ जाना चाहिए, ठीक है। या फिर अगर एक्सपायर हो गए 30 दिन, 30 दिन तक रिप्लाई नहीं आया, तो 30 दिन जब एक्सपायर हुए उसके बाद, उस दिन के बाद 30 दिन के बाद एंड ऑफ मंथ देखेंगे, और उसके 1 महीने बाद हम ये डेट मिलेगी हमें फाइनल, और इस डेट तक हमारा डिमांड ऑर्डर या असेसमेंट ऑर्डर कह लो वो बन जाना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे कहता है अगर वो एक्सेप्ट करे या नो रिप्लाई करे। और इन केस उसने रिजेक्ट ऑब्जेक्ट किया, रिजेक्ट तो नहीं कर सकता, वो ये नहीं कर सकता नहीं नहीं फाड़ के फेंक दो रिजेक्टेड, एसएससी के पास इतनी पावर थोड़ी, असेसमेंट तो करना ही है ना, तो रिजेक्ट नहीं कर सकता, वो ऑब्जेक्ट कर सकता है कि मुझे इससे ये शिकायत है, मैं ये शिकायत करना चाहता हूँ, और मैं डीआरपी को बोलूंगा शिकायत करके तुम्हारी कि डीआरपी डीआरपी ये ना मेरा गलत असेसमेंट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो फिर ऑब्जेक्ट करेगा डीआरपी के पास। अब डीआरपी के पास जब वो ऑब्जेक्ट करेगा 30 दिन के अंदर अंदर ही कर सकता है, एसएससी के पास 30 ही दिन है, या तो एक्सेप्ट करे या ऑब्जेक्ट करे या कुछ नहीं करता, नो रिप्लाई, कुछ नहीं करता उसके ऊपर, तो फिर आपका असेसमेंट एज इट इज बन जाएगा। तो 30 दिन के अंदर अंदर वो ऑब्जेक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट किया उसने अगर, तो डीआरपी क्या करेगा, डीआरपी उसको देखेगा देखेगा देखेगा, समझेगा केस को क्या हो रहा है, डीआरपी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगाता है, सब करता है, वो पूरा प्रोसेस होता है, वो उस सेक्शन में समझ जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे डीआरपी क्या करेगा, डीआरपी डायरेक्शंस देगा, डीआरपी कुछ डायरेक्शंस देता है, डीआरपी ऑर्डर नहीं देता, डीआरपी डायरेक्शंस देता है कि इन डायरेक्शन से आप ये जो ड्राफ्ट ऑर्डर है इसको फाइनल ऑर्डर में कन्वर्ट करोगे, उसके बीच में ये डायरेक्शन माननी जरूरी है। यहाँ पे जैसे कि रिव्यू यूनिट ने बताया था कि जो रिपोर्ट में मॉडिफिकेशन दी थी उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, वो एयू की मर्जी है। लेकिन यहाँ पे ये जो डायरेक्शंस डीआरपी देगा वो मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा, उसको ही रिजेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो डीआरपी जो भी एनएफएससी को बताएगा, एनएफएससी को डायरेक्शंस देगा कि इसके बेसिस पे कंप्लीट कराओ। एनएफएससी ये जो ऑब्जेक्शंस आई इस ड्राफ्ट ऑर्डर के ऊपर, वो ऑब्जेक्शंस कॉपी, उसकी कॉपी, और जो भी डायरेक्शंस आई डीआरपी की वो, ये दोनों चीजें एनएफएससी एयू को भेजेगा, ठीक है। ये दोनों चीजें एयू को भेजेगा, एयू से कहेगा कि अब इनको कंसिडर करो, और इसके बाद इनको कंसिडर करके फाइनल ऑर्डर बनाओ और पेनल्टी लगाओ। और कितने टाइम में, 1 महीने में। यहाँ पे 1 महीने देख रहे थे हम एंड ऑफ मंथ से जब भी ये इवेंट हुआ, और यहाँ पे ये इवेंट यानी कि डायरेक्शंस जब भी आए उसके 1 महीने से, यहाँ पे एंड ऑफ मंथ नहीं है, ये याद रखना, ठीक है। यहाँ पे नोट भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे एंड ऑफ मंथ नहीं है, ओके। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या होगा, फाइनल ऑर्डर भेजेगा। अब एयू क्या करेगा, एयू वही फाइनल ऑर्डर एनएफएससी को भेजेगा, ऑब्वियस सी बात है, ये वाला फाइनल ऑर्डर भी एयू एनएफएससी के पास ही भेजेगा, तो ये एनएफएससी के पास आएगा। एनएफएससी क्या करेगा, एनएफएससी इस फाइनल ऑर्डर को अपने घर में थोड़ी ना रखेगा, ये एनएफएससी थोड़ी ना पे करेगा, जिसको पे करना किसको, एसएससी को, उसको फॉरवर्ड करेगा, ऑब्वियस सी बात है कि भाई ये पे करो सब कुछ, और क्या। ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम क्या है वो मैंने समझा दिया है कि एनीवेयर इन इंडिया जो भी होता है, यूनिट्स उनको बोला जाता है, किसी भी देश देश के किसी भी कोने से यूनिट को उठा के बोला जाता है कि भाई ये टास्क परफॉर्म करो, ओके। इसके बाद कुछ 7 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो मैं डिस्कस कर देता हूँ, और ये लेक्चर के साथ साथ ये टॉपिक भी खत्म, ठीक है। सबसे पहले क्या, इनकम टैक्स अथॉरिटी जो भी जरूरत है यूनिट्स में वो अपॉइंट की जाएगी, जैसे कि असेसमेंट यूनिट में आपका एओ जरूरी है, तो एओ में हर एओ होगा, लेकिन जिस लेवल के एओ की जरूरत होगी केस के लिए वो लेवल के एओ को अपॉइंट किया जाएगा यूनिट में, और फिर बस वही काम करेगा, और क्या है आगे। कोई फिजिकल मीटिंग नहीं होगी, फिजिकल मीटिंग एक भी हो गई ना घूस पकड़ी जाएगी, और वो घूस के बाद कहाँ जाएगी घूस, भाई वो तो जेब में चली जाएगी, अंदर द टेबल चीजें हो जाएंगी सारी सेटल, और फिर इस फेसलेस असेसमेंट का कोई मतलब नहीं बचेगा। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी फिजिकल मीटिंग होनी ही नहीं चाहिए। टैक्स पेयर को कभी भी अपना खुद या फिर रिप्रेजेंटेटिव को भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी टैक्स ऑफिसर से मिलने के लिए, ठीक है। 100% इलेक्ट्रॉनिक होएगा। 100% इलेक्ट्रॉनिक मतलब जैसे मैंने बताया था कि
ये लोग भी AU, VU, TU, RU, ये लोग भी आपस में कांटेक्ट नहीं कर सकते, इन्हें भी नहीं पता ये कौन है दूसरा बंदा, ये लोग भी आपस में कांटेक्ट नहीं करेंगे। जो भी एवरी सिंगल नोटिस, ऑर्डर हो चाहे रिप्लाई हो, एज वेल एज इंटरनल कम्युनिकेशन जैसे कि मैंने बताया, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली होगा, चाहे मेल के थ्रू हो, चाहे मोबाइल ऐप के थ्रू हो, या फिर इनकम टैक्स के पोर्टल के थ्रू हो। जनरली अभी देखो पोर्टल के थ्रू हो रहा है या फिर ईमेल के थ्रू भी हो जाता है, मोबाइल ऐप अभी कोई ऐसी है नहीं, ठीक है। ई रिकॉर्ड, अब ये जो भी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स मंगाएंगे, जो भी रिपोर्ट्स होगी, सब क्या है, ई रिकॉर्ड है। अब ये ई रिकॉर्ड जिसने भी बनाया है, जिसको भी ऑथेंटिकेट करने की जरूरत है, वो ऑथेंटिकेट करेगा कैसे, डीएससी से या ईवीसी से भी, या तो ओटीपी से आप ऑथेंटिकेट करते हो या फिर डीएससी से करते हो, ऑब्वियस सी बात है ना। तो उससे ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए सब कुछ। इसके बाद क्या बोलते हैं यहाँ पे कि अगर अपॉर्चुनिटी ऑफ विंगट देनी थी, देखो अब अपॉर्चुनिटी ऑफ विंगट देनी थी तो एसएससी को कुछ बोलना है। अब एसएससी को बोलना है, अपॉर्चुनिटी दी गई है बोलने की, तो फिर वो बोलेगा। अब वो बोलेगा या फिर ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, जिसको भी बोलना है तो वो बोल सकता है कि सर मैं लिख के कितना भेजूं, कितना लिखूं, आपको समझ में नहीं आ पाएगा, मैं लिख के समझा ही नहीं पाऊंगा, मुझे बैठ के आपको चीजें समझानी पड़ेगी। अब मैं आपको अगर लिख के ये नोट्स ऐसे दे दूं, क्या समझ में आ जाएंगे, नहीं आएंगे। या फिर इनको बहुत डीप में मेरे को लिखना पड़ेगा, जैसे कि आपकी आईसीएमएट है, आईसीएमएट कितनी बड़ी होती है, कितने सौ पेजेस की होती है, ये 2 चैप्टर जो मैंने यहाँ पे 30 पेजेस के अंदर और प्लस 30 भी चलो ले लो, मतलब मोटा-मोटी 60 पेजेस के अंदर क्वेश्चन बैंक भी निपटा दिया और सब कुछ कर, यहाँ पे नोट्स भी हो गए, सारे चार्ट्स हो गए, सब कुछ हो गया। उसमें बीच में कितनी सारी तो स्पेसेस खाली पड़ी हैं, है ना? और आईसीआईएसएम यही चीज़ के लिए 200 पेज यूज़ करता है, और तो और आईसीआईएसएम से तो कितने ज़्यादा क्वेश्चन्स डाले हैं मैंने यहाँ पे, इधर-उधर से हर जगह से उठा-उठा के अपने क्वेश्चन बैंक में, ठीक है? तो यहाँ पे अब देखो अपॉस्ट्रोफी ऑफ विंगड दी जाएगी, भाई लिख के नहीं समझा सकते, नहीं समझा सकते ठीक है, तो बोल लो, दिखा दो, समझा दो। अब ओरल सबमिशन देना होगा या कुछ प्रेजेंट करना होगा केस के लिए इनकम टैक्स अथॉरिटी को, तो फिर भाई साहब वो कहेंगे कि यार मैं पर्सनल हियरिंग चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे तो पर्सनली मीटिंग मना है ना, तो कैसे मिलोगे यार, हम कैसे बात कर रहे हैं, वीडियो के थ्रू। यहाँ पे ये वीडियो लेक्चर है ना, तो वीडियो के थ्रू मैं समझा रहा हूँ, ऐसे ही वीडियो के थ्रू असेसी भी समझाएगा या फिर उसका ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव समझाएगा। जो भी एग्जामिनेशन होना होगा या रिकॉर्डिंग होनी है स्टेटमेंट की, जो भी असेसी का स्टेटमेंट है उसकी रिकॉर्डिंग होगी, एग्जामिनेशन होगा, जो भी सब कुछ होना है। और हियरिंग जो नहीं है ये, वो सब किसके थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, ये वॉइस के थ्रू क्यों नहीं कर रहे हो, प्रूफ प्रूफ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ज्यादा मतलब ज्यादा रिलायबल होती है, ठीक है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, रिकॉर्ड होगा, सब कुछ होगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है। इसके बाद क्या बोलता है, कोई भी पर्सन को डिनाई नहीं करना चाहिए इस बेनिफिट का, यानी कि अगर कोई पर्सन कहता है, ये मोटा मोटी ये क्या बोलता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बोला, अपॉर्चुनिटी बिग मिली एसएससी को, एसएससी ने बोला कि ठीक है, मैं ऐसे नहीं बोल सकता, मेरे को मिलना पड़ेगा, मिल नहीं सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी। अब एसएससी बोलता है नहीं नहीं नहीं, वीडियो में नहीं हो पाएगा, मैं कैसे समझाऊंगा ये वो, मेरे पे तो वीडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस करने का एक्सेस ही नहीं है, मेरे पे एक्सेस ही नहीं है वीडियो कॉन्फ्रेंस करने का, है कैसे, तुम्हारे पास कंप्यूटर नहीं है, नहीं, अरे लैपटॉप भी नहीं है, नहीं, अरे मोबाइल भी नहीं है मोबाइल है, स्मार्ट नहीं है, अरे भाई कैसी बात कर रहे हो, तुम्हारे पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक्सेस नहीं है, लेकिन फिर भी ये प्रोविजन डाल दिया, क्योंकि लोग करते हैं ऐसी हरकतें, कहेंगे कि नहीं है नहीं है नहीं है, मेरे पे वीडियो कॉन्फ्रेंस का कोई एक्सेस नहीं है, मेरे को मिल नहीं पड़ेगा, मिलके घुस दूंगा, फिर इसके बाद केस निपटाऊंगा। तो भाई साहब सुनो, इसके लिए बोला गया कि सीबीडीटी ना खुद से ऐसे सेंटर बनाएगी, जैसे कि आपका आईसीआई ने एसपीओएम के लिए, भाई एसपीओएम के लिए आपका वो बना रखा है ना यहाँ पे, सेंटर्स बना रखे हैं, वहाँ पे एग्जाम होते हैं, आप अपने कंप्यूटर पे थोड़ी ना देते, अपने लैपटॉप पे, ऑफिस के कंप्यूटर पे, क्लाइंट के लैपटॉप किसी नहीं देते ना ऑब्वियसली, उनके डेस्कटॉप पे कहीं पे। तो यहाँ पे जैसे आईसीआई ने भी आपके इनके लिए सेंटर बना रखे हैं, ऐसे ही वीसी कराने के लिए सीबीडीटी भी सेंटर बनाएगा, वहाँ पे कुछ कंप्यूटर्स रखे होंगे, उस सेंटर में जाओगे, कमरे में जाओगे, कंप्यूटर्स रखे होंगे, बातचीत करोगे, उसके बाद बाहर आ जाओगे, ये सब रिकॉर्ड हो जाएगा वहीं की वहीं, और आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ही मिलोगे, उसके अलावा नहीं मिल सकते हो, कुछ भी कर लो, ठीक है। यही बातें यहाँ पे बोली गई हैं। इसके बाद क्या बोलते हैं कि भाई ऑडिट इन्वोक किया जा सकता है 142(2)A के अंडर में, ऑब्वियसली स्पेशल ऑडिट हो गया, आपकी वैल्यूएशन हो गई, कुछ भी आप कर सकते हो। यार अगर आपको फेसलेस मैनर में भी समझ में नहीं आ रहा, कॉम्प्लेक्स लग रहा है, वही आपका सीडब्ल्यूडीवी वाला, मतलब इसमें जो आपकी ट्रिक थी 142(2)A के लिए, जो भी आपके रीजंस थे, वो रीजन अगर यहाँ पे इन्वोक होते हैं, आपको लगता है कि यार नहीं समझ में आ रहा है मेरे को यहाँ पे दिक्कत हो रही है, कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से सारी चीजों की दिक्कत हो रही है, तो मैं यहाँ पे स्पेशल ऑडिट चाहता हूँ। जब वो स्पेशल ऑडिट चाहता है तो करवा दो ना, क्या दिक्कत है, यहाँ पे भी करवा सकते हैं स्पेशल ऑडिट भी और इन्वेंटरी वैल्यूएशन भी, ठीक है। और ड्यूरिंग फेसलेस असेसमेंट हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है। अब एक चीज देखो यहाँ पे, ये थोड़ा सा अलग है, क्या बोलता है ये लाइन एक बार पढ़ के देखो, पीसीसीआईटी पीडीजीआईटी, यानी कि जो आपके असेसमेंट विंग और आपके इन्वेस्टिगेशन विंग के सबसे बड़े बड़े लोग हैं, जो सबसे बड़ा बड़ा एक एक लोग हैं, पीसीसीआईटी पीडीजीआईटी,
और अगर वो इंचार्ज है, मतलब ये लोग इंचार्ज होंगे एनएफएसी के, अगर ये लोग इंचार्ज हैं, तो अगर उनको ऐसा लगता है, अगर उनको ऐसा लगता है कि यार फेसलेस में या वीसी से भी बात नहीं हो पा रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी बात बात नहीं बन रही है, समझ में नहीं आ पा रहा है, तो मिलना तो बहुत जरूरी हो रहा है, यहाँ पे मिलना पड़ेगा ही पड़ेगा, नहीं हो पा रहा है इस तरह से, तो फिर ये कि वो लोग क्या बोलेंगे, पीसीसीआईटी पीडीजीआईटी के पास जाएगा, एयू वाले सब लोग जाएंगे, एनएफएसी से कहेंगे कि नहीं हो पा रहा है, एनएफएसी में कौन बैठा है, पीसीसीआईटी पीडीजीआईटी बैठा है, तो वो चाहे तो सीबीडीटी के अप्रूवल के बाद, उसके लिए भी उसको अपने ऊपर सबसे बड़े बॉस सीबीडीटी से पूछना पड़ेगा, सीबीडीटी बोलेगा कि ठीक है, ये अब फेसलेस से हटा दो, तो ये लोग फेसलेस से हटा के इसको क्या करेंगे, इसको फिजिकल मैनर में भी कंप्लीट कर सकते हैं। फिजिकल मैनर में कैसे होएगा, पीसीसीआईटी पीडीजीआईटी जो है वो सीबीडीटी के अप्रूवल से इस केस को ट्रांसफर कर देंगे उस एओ को जिसका ज्यूरिसडिक्शन है, तो जिसका ज्यूरिसडिक्शन है उसके ऊपर ट्रांसफर कर देंगे, तो इसके बाद घूस मांग ली जाएगी, खत्म बात, सिंपल सीधा सा बात है। इसके बारे में एक चीज बताऊं, मैंने आर्टिकलशिप में जो सीखा, आर्टिकलशिप में क्या सीखा मैंने, जब भी थोड़ा गलत है लेकिन जब भी ऐसा कुछ करवाना हो ना, आपको केस इसी तरह से निपटवाना है, तो आप क्या करो, उल्टे सीधे आंसर दो, फालतू फालतू का आंसर देते रहो कि ये है वो है ऐसे वैसे, ऐसा आंसर दो कि सामने वाले को समझ में ना आए, वो उल्टी सीधी रिप्लाई देगा, फिर तुम उल्टी सीधी बातें करो, जब 2 4 5 बार ऐसा हो जाएगा ना सामने वाले, तो फिर सीबीडीटी को समझ में आ जाएगा यार ये ऐसे नहीं बन पाएगा, इनको मिलवाना ही पड़ेगा, मिलके ही समझा पाएंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लो, नहीं समझा पा रहे, हो ही नहीं पा रही बात, क्या करें, अच्छा नहीं हो पा रही तो ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे, अच्छा ये डाउट आ सकता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे भी तो घूस दे सकते हैं ना, मिल गए, अब तो देख लिया, वहाँ पे नंबर शेयर हो गया, मिल के भाई साहब वो रिकॉर्ड हो रहा है, अब देखा यहाँ पे, ये रिकॉर्ड हो रहा है पूरा का पूरा, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है तो रिकॉर्डिंग पे तो कोई उल्टी सीधी बात बोलेगा नहीं कि हाँ ये भेज दो वो भेज दो, नंबर दे दो, ये कर दो वो कर दो, नहीं हो सकता ना ये सब चीजें, तो ऑब्वियसली यहाँ पे वो चीज तो सेफ है, और यही ट्रिप है, वहां पे आप उल्टी सीधी बातें करते रहो, फिर वो कहेगा कि ठीक है यार ट्रांसफर करो ये को, जो जिसका भी जुरिस्डिक्शन है वो ट्रांसफर करवा देगा केस, फिर आप वहीं पे निपटवाते हो, सिंपल इसी तरीके से फेसलेस असेसमेंट होता है, बहुत सिंपल है, मोटा मोटी इसमें यही है कि जब भी असेसमेंट यूनिट हो चाहे कोई भी है यूनिट, बेसिकली जब भी डिपार्टमेंट को भी अगर एसएससी से कांटेक्ट करना है तो वो डायरेक्टली डिपार्टमेंट का अथॉरिटी एसएससी से कांटेक्ट नहीं कर सकता, बीच में एक एनएफएससी आएगा ही आएगा, टांग अड़ाने नाक अड़ाने, और वो चुगली करेगा, इधर की उधर उधर की इधर करेगा ही करेगा, तो बस इतना ही बेसिक है, बाकी आपका प्रोसेस सिंपल है यार, ये सिंपल सिंपल प्रोसेस है, बस उसमें इन्होंने ये सब चीजें डाल के ना बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया था, बहुत समझना मुश्किल हो जाता था, लेकिन यहाँ पे फिर भी मैंने उसको शॉर्टेस्ट वे में शॉर्टेस्ट चार्ट बनाया, काफी इजी करने की कोशिश करी है, और बाकी आप ये लेक्चर खत्म हो गया, तो आप प्लीज कमेंट्स में रिव्यू भी बता दीजिएगा पूरे लेक्चर्स का, या फिर हो सकता है आपने कोई सिंगल लेक्चर देखा हो, कोई एक टॉपिक देखा हो, जो भी चीज आपने देखी आपको जैसा समझ में आया रिव्यू दो, और एक चीज और बताओ, आप क्या इसका एक सुपर क्विक रिवीजन भी चाहिए, ये तो सुपर डिटेल्ड रिवीजन था, ये सुपर डिटेल्ड कवरेज थी, सुपर क्विक रिवीजन चाहिए वो भी बता दो, और तो और एक चीज बताना, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहोगे, इसी तरीके से इजीएस्ट वे में कम से कम टाइम में कवर करवा दूंगा, ओके बेटा बाय।